भारत की प्राचीन परंपराएं और व्यवस्थाएं केवल रीति रिवाज नहीं हैं। उनके पीछे एक अद्भुत विज्ञान, गहरी समझ और दूरदृष्टि छिपी हुई है। ऐसी ही एक अनमोल व्यवस्था है गोत्र प्रणाली। यह न केवल हमारे समाज में वंशावली को संरक्षित रखने का माध्यम है, बल्कि जेनेटिक विज्ञान के एक गहन सत्य को भी उजागर करती है। आज हम गोत्र के महत्व, इसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों और कुछ रोचक उदाहरणों की मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले उन सच्चाइयों को समझ लिया था जिन्हें आधुनिक विज्ञान आज साबित कर रहा है। गोत्र का अर्थ और इसकी उत्पत्ति। गोत्र शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। इसका मूल अर्थ है गायों का झुंड, लेकिन वैदिक और पौराणिक परंपराओं में इसका अर्थ वंशावली, कुल या परिवार की पहचान से जुड़ गया। ऋषि पाणिनि की अष्टाध्यायी में गोत्र को परिभाषित करते हुए कहा गया, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, अर्थात गोत्र वह वंश है जो किसी महान ऋषि के वंशजों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। इसका मतलब यह है कि हर गोत्र किसी न किसी प्राचीन ऋषि से जुड़ा होता है, जिसे उस वंश का आदि पुरुष माना जाता है। गोत्र और विवाह के नियम। भारतीय परंपराओं में विवाह के समय गोत्र को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। यह माना जाता है कि एक ही गोत्र के व्यक्ति आपस में विवाह नहीं कर सकते। विवाह के समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि वर और वधू के गोत्र भिन्न हों। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर हमारी परंपराओं में ही छिपा है। लेकिन इससे पहले कि हम इसके वैज्ञानिक कारणों की ओर जाएं, आइए जानें कि गोत्र प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या था। गोत्र का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हमारे पूर्वज केवल परंपरा या धर्म तक सीमित नहीं थे। उन्होंने प्रकृति और मानव शरीर को गहराई से समझा था। आज जो बातें आधुनिक जेनेटिक विज्ञान के माध्यम से समझ में आ रही हैं, उन्हें उन्होंने हजारों साल पहले महसूस किया था। हमारे शरीर की रचना डीएनए से हुई है। डीएनए में हमारी संपूर्ण वंशानुगत जानकारी संग्रहित होती है। यह 23 जोड़ों के क्रोमोसोम्स में व्यवस्थित होता है। प्रत्येक माता पिता से बच्चे को 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, जिनसे उसका जेनेटिक कोड बनता है। यदि दो लोग एक ही वंश, गोत्र से हैं, तो उनके डीएनए में कई समानताएं होती हैं। यदि वे विवाह करते हैं, तो उनके बच्चों में जेनेटिक दोष होने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के डीएनए में कोई दोष मौजूद है, तो वह दोष अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकता है। लेकिन यदि पति और पत्नी के डीएनए में समान दोष हो, तो बच्चे में यह समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है। इससे बच्चों में कई प्रकार के विकार हो सकते हैं, जैसे थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा। इतिहास में हमने कई बार देखा है कि जब लोग समान वंश के भीतर विवाह करते थे, तो इसके परिणाम स्वरूप उनकी संतानों में शारीरिक और मानसिक विकृतियां देखने को मिली। मिस्र के फराओ राजाओं के समय में भाई बहन के बीच विवाह करना एक आम परंपरा थी। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि राजवंश की शुद्धता बनी रहे। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उनके बच्चों में विकृतियां उत्पन्न हुई। तुतनखामन, जो मिस्र के सबसे प्रसिद्ध फराओं में से एक था, उसकी मृत्यु का कारण भी जेनेटिक दोष था। इतिहासकारों का मानना है कि उसके माता पिता भाई बहन थे, जिससे वह शारीरिक रूप से कमजोर पैदा हुआ और कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। यूरोप के हैब्सबर्ग राजवंश के सदस्यों में भी आपसी विवाह के कारण कई विकृतियां देखी गईं। इस वंश के कई राजाओं और रानियों को एक विशेष समस्या थी, जिसे हैब्सबर्ग जॉ कहा गया। इसमें उनके जबड़े असामान्य रूप से बड़े हो जाते थे। भारत में ऋषियों ने हजारों साल पहले इस समस्या को समझ लिया था। उन्होंने यह व्यवस्था बनाई कि 6 पीढ़ियों तक एक ही गोत्र के भीतर विवाह न हो। गोत्र और जेनेटिक विविधता। गोत्र प्रणाली का मुख्य उद्देश्य केवल वंश की शुद्धता बनाए रखना नहीं था, यह जेनेटिक विविधता को प्रोत्साहित करने का एक माध्यम था। जेनेटिक विविधता का अर्थ है एक ही वंश से विवाह करने की बजाय अलग अलग वंशों से विवाह किया जाए। इससे बच्चों को दोनों माता पिता के गुणों का मिश्रण मिलता है। उनके डीएनए में अधिक विविधता होती है, जिससे वे शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ होते हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी यह साबित किया है कि इनब्रीडिंग, यानी एक ही वंश के भीतर विवाह, संतानों के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे विवाह से आनुवांशिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, संतान कमजोर हो सकती है, जनसंख्या में रोगों के फैलने का खतरा अधिक होता है।
गोत्र प्रणाली का आधार पितृवंशीय है। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति का गोत्र उसके पिता के गोत्र से निर्धारित होता है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति का गोत्र भारद्वाज है तो उसके बेटे और बेटियों का गोत्र भी भारद्वाज ही होगा। लेकिन विवाह के समय बेटी अपने पिता का गोत्र त्याग कर पति का गोत्र अपनाती है। इसे कन्यादान कहा जाता है। कन्यादान का वैज्ञानिक अर्थ, कन्यादान का मतलब यह नहीं है कि एक पिता अपनी बेटी को दान में दे रहा है। इसका अर्थ है कि वह अपनी बेटी के गोत्र को त्याग रहा है और उसे एक नए गोत्र में प्रवेश करवा रहा है। भारतीय परंपराओं में यह भी कहा गया है कि दो व्यक्तियों के बीच विवाह तभी हो सकता है जब उनके गोत्र के बीच 6 पीढ़ियों का अंतर हो। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि 6 पीढ़ियों के बाद किसी भी व्यक्ति के डीएनए में पर्याप्त बदलाव हो जाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके बच्चों को एक स्वस्थ और विविध जीन पूल मिले। आधुनिक उदाहरण, आज भी जब डॉक्टर किसी जोड़े को शादी से पहले जेनेटिक टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी वंशावली में समानता न हो। गोत्र प्रणाली केवल एक परंपरा नहीं है, यह हमारी सभ्यता की अद्भुत खोज है जो यह दिखाती है कि हमारे पूर्वजों ने विज्ञान और परंपरा को कैसे जोड़ा। कुछ बातें समझने की आवश्यकता है। पहली बात, गोत्र का उद्देश्य केवल वंश की शुद्धता नहीं है, बल्कि यह समाज को स्वस्थ और उन्नत बनाना है। दूसरी बात, आज जब हम परंपराओं को अंधविश्वास मानकर खारिज करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि उनके पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा हुआ हो सकता है। तीसरी बात, हमारी परंपराएं आधुनिक विज्ञान के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। गोत्र केवल एक शब्द नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि और हमारी परंपराओं की वैज्ञानिकता का प्रमाण है। यह एक ऐसा विषय है जो हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाता है और बताता है कि विज्ञान और परंपरा एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। तो अगली बार जब आप किसी परंपरा पर सवाल उठाएं तो यह जरूर सोचें कि उसके पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश की जाए। और इसी तरह के और रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।